नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960608974386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 20 जून और 20 जून के हमारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को ये इसकी पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप दिए गए नंबर्स पे कॉल करके पीडीएफ की पूरी जानकारी ले सकते हैं। आज के हमारे आर्टिकल्स को हम देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले है वर्ष 2022 में जबरन विस्थापन का जो एक वर्ल्ड में क्या ट्रेंड चल रहा है। फिर है बैंकॉक विजन के बारे में 2030 का, वैभव फेलोशिप कार्यक्रम, कणीय प्रदूषण पर्टिकुलेट मैटर, MQ-B9 प्रिडिक्टर ड्रोन आया है और स्टॉकहोम सिप्री इसको हम कहते हैं, उसकी ईयरबुक सिप्री ईयरबुक पे कई बार सवाल किए जा चुके हैं। तो सबसे पहला है विस्थापन के ऊपर। तो ये अब हमसे ना एक पहला क्वेश्चन तो इसमें प्रीलिम्स पे बनेगा। प्रीलिम्स में ये सवाल बनेगा कि ये जो रिपोर्ट है ये रिलीज कौन करता है। तो जबरन विस्थापन मतलब फोर्सफुली डिस्प्लेस कराने की जो कोशिश की जाती है, ये रिपोर्ट जो है यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने रिलीज करी है, जो ये डेटा बताती है कि पूरे वर्ल्ड में जबरदस्ती जो है फोर्सिबली कितने लोगों को डिस्प्लेस किया गया है। तो वो 21% जो है वो बढ़े हैं पिछले सालों से, पहले के ईयर्स से। आज के ईयर्स में 21% का इंक्रीज आया है यूएनएचआरसी के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से। और ज्यादातर जो ये जबरदस्ती का विस्थापन है ये 90% जो है लो और मिडिल इनकम कंट्रीज के साथ ही देखने को मिल रहा है, जिनकी मतलब मध्यम और निम्न आय वाले जितने भी देश है। तो ये तो हमारा पूछा जा सकता है। ठीक है। अगर मैं पिछले वर्षों की बात करूं तो अतिरिक्त 19 मिलियन लोगों को जबरन विस्थापित किया, जिसमें 11 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण करने के वजह से जो है जान बचाकर भागे थे। तो उतने लोग तो उसी समय के थे। ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो रेफ्यूजीज है, एक शरणार्थी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने वाले, इन शरणार्थियों की जो आबादी है वो बढ़ करके 29.4 मिलियन आज के समय में पहुंच चुकी। 110 मिलियन लोग ऐसे हैं जो उनको अपना घर छोड़ के जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि उस समय कोई भी संघर्ष, उत्पीड़न या मानव अधिकार का उल्लंघन है। सूडान यूक्रेन युद्धों के कारण 110 मिलियन लोग जो है वो विस्थापित हुए, ये सब की वजह से। DRC इथोपिया म्यांमार में जो है, जो मिलिट्री कूप हुआ है, मतलब जो तख्ता पलट हुआ है, उसकी वजह से भी बहुत से लोगों को अपनी जगह छोड़ के जानी पड़ी। तो ज्यादातर ये जो है जगह यहाँ पे हुई है। और आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जहाँ पे शरणार्थी पहुंचे हैं शरण लेने के लिए, वो कौन सी है? टर्की। देखो जो ये फैक्ट्स मैं बता रही हूँ ना, कंट्रीज के नाम, ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस में तो इससे सवाल नहीं बनेगा कोई, लेकिन हाँ अगर कोई ऐसा डेटा आता है रेफ्यूजी के ऊपर तो वो डेटा आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना जो पूरा मैं बता रही हूँ प्रीलिम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ठीक है। तो ये डेटा आपको दिमाग में रखना है कि रेफ्यूजीज का डेटा आया है, और वो डेटा रिलीज कौन करता है वो हमारे लिए बेहद जरूरी है कि ये डेटा रिलीज करने वाली एजेंसी का नाम यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, मानव अधिकार संस्था है। ठीक है। अगला आता है हमारा बैंकॉक विजन 2030 का। बिम्स्टेक सभी को पता है। बिम्स्टेक बिम्स्टेक जो है वो किसके लिए, पहले मैं बता देती हूँ बिम्स्टेक क्या है। बिम्स्टेक यहाँ पे आप रीड करेंगे। इसमें 20 से है बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ऐसे ही रखा गया था, और इसके जो भी समिट्स होते हैं वो रोटेशन वाइज ही होते हैं, पहले बांग्लादेश फिर इंडिया ऐसे करके। लेकिन हुआ क्या कि इसके अंदर बीच में दो कंट्रीज को और ऐड कर दिया गया, और इस तरीके से पूरे की फुल फॉर्म चेंज हो जाती है। इसमें भूटान और नेपाल को बाद में 2004 में ऐड कर दिया गया, जिसकी वजह से इस पूरे की फुल फॉर्म अब चेंज हो चुकी है। फुल फॉर्म क्या है? ये सारी कंट्री बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी जो है वो शेयर करती है। तो फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक
कोऑपरेशन। तो ये सारी की सारी कंट्रीज आपको पता है बे ऑफ बंगाल रीजन के आसपास ही पड़ती हैं। तो ये वही सारी कंट्रीज है, 1997 में बना था जब बैंकॉक डिक्लेरेशन को साइन किया गया था। तो ये है यहाँ पर सारी कंट्रीज। और ये एक तरीके से आसियान और सार्क के बीच का प्लेटफॉर्म है। कुछ कंट्रीज इसमें सार्क के, कुछ कंट्रीज इसमें आसियान की है। तो मिक्सचर कह सकते हैं हम, आसियान और सार्क का मिक्सचर है। तो अभी है क्या यहाँ पर, अब ये है थाईलैंड जो है बैंकॉक, उन्होंने एक अपना विजन तैयार किया और ये बोला है कि 2030 तक आते आते हम जो है एक बिम्स्टेक करके जो है बिम्स्टेक में हम एक थाईलैंड विजन तैयार करेंगे जिसमें एक लोचशील और पारदर्शी बिम्स्टेक का निर्माण करने की अलग से एक कोशिश की जाएगी। और इसके अंतर्गत जो है जितनी भी यहाँ पर आसपास की कंट्रीज में आने वाली चुनौतियां हैं, अवसर हैं, उन सब के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है जो कि यूनाइटेड नेशन के SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत मूल्यांकन के जो गोल्स हैं उनके साथ मेल खाएगा। तो इस तरीके से ये जो है गोल्स को यहाँ पर स्थापित किया गया है। और इससे इंडिया को क्या फायदा मिलेगा, इंडिया की 3 पॉलिसीज को भरपूर फायदा मिलने वाला है। जैसे कि फर्स्ट है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, जिसमें हम लोग नेबरहुड को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। दक्षिण पूर्व से जोड़ने के लिए समर्पित एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है हमारा, उसको हमें फायदा मिलेगा। और भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को बांग्लादेश और म्यांमार से जोड़ने के लिए भी यहाँ पर बंगाल की खाड़ी क्षेत्र से जोड़ करके आर्थिक विकास करने की भी कोशिश की जा रही है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पर परफॉर्म की जाएंगी। और साथ ही साथ इससे क्या होगा कि इंडिया जो है वो चाइना का जो दबदबा बढ़ता जा रहा है उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। आसियान में बिम्स्टेक और आसियान दोनों को कनेक्ट करके सारी चीजें बढ़ाई जाएंगी। सार्क जो है उसके जो डिफरेंसेस है इंडिया पाकिस्तान को, उसको ओवरकम करके एक बिम्स्टेक को ही और ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। तो बिम्स्टेक जो है वैसे भी उन्होंने हमेशा सार्क का जो फेलियर रहा है उसकी वजह से जो नई दिल्ली और बिम्स्टेक को फायदा मिला है उससे हमें हमेशा ही फायदा रहेगा। तो इस तरीके से एक बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन आपको पता ही है, न्यूज में रहती है, इसके बारे में भी पढ़ना है। तो बिम्स्टेक, सार्क, आसियान, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी साथ साथ मैं आपको वीकली करंट अफेयर जो कराती हूँ, जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेन चैनल पे आते हैं, उसमें हम लोग हमेशा ब्रिक्स, क्वाड, G7 इन सबको हम पढ़ते ही रहते हैं। तो वो भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है भाई। अगला आता है हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसका नाम है वैभव फेलोशिप प्रोग्राम। ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इसको नहीं पढ़ना, ये सिर्फ करंट अफेयर्स प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट। अभी हाल फिलहाल में जो है अपने इंडिया में स्टेम का मतलब क्या होता है, S फॉर साइंस, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर इंजीनियरिंग, M फॉर मैथमेटिक्स, इनको इम्प्रूव करने के लिए एक वैभव फेलोशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया गया ताकि इंडिया के जितने जितने यहाँ पर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनको टाई अप करवाया जा सके। तो ये एक पूरा तो ये जो पूरा वैभव प्रोग्राम है इसकी फुल फॉर्म आप लोग देख सकते हैं, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक प्रोग्राम है। ठीक है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस पूरा इसके साथ में मिल करके इसको चलाएगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है ना, ये जितने भी हमारे हायर इंस्टीट्यूट होने वाले हैं सबके साथ मिल करके प्रोग्राम चलाया जाएगा। और इस प्रोग्राम में जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि जितने भी हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन वो NRI है, OCI या PIO कार्ड्स हैं उनके पास, तो ये सब जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, ये सारे स्टूडेंट्स जो है अपनी अपनी कंट्रीज में जो है वो रिसर्च वर्क करके पूरा अपना जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है भाई, इसको आप लोग याद रखें। तो वैभव प्रोग्राम जो है इसके अंदर यही किया जाएगा जिसमें हमें जो है पूरा एक वो भी रिसर्च वर्क होगा इंडियन इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेट करके। और पूरा जो है अमाउंट भी यहाँ पर दिया जाएगा, पूरा फैकल्टी रिसर्चर्स के साथ मिलकर के, ओवरसीज इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर के कोलैबोरेशन जो है किया जाएगा। जिसकी एलिजिबिलिटी है भाई 500 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में जो जो यहाँ पर फीचर हुई है सिर्फ वही यूनिवर्सिटीज जो है वो इसके लिए एलिजिबल होंगी। 75 यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है एक्चुअली, इसकी शुरुआत जो है वो मैंने अभी पहले की कुछ टॉपिक्स में कवर भी की थी, जिसकी शुरुआत जो है अभी हाल फिलहाल में की भी गई है। ठीक है भाई, तो ये आप याद रख सकते हैं। ये अभी
सबमिट हुआ था उसी में शुरुआत की गई थी और ये पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करवाया जाए। अगला आर्टिकल है हम लोगों का पर्टिकुलेट मैटर के ऊपर। अभी देखा गया है कि राजस्थान के कुछ शहरों में जो पर्टिकुलेट पॉल्यूशन होता है, कणीय प्रदूषण, वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। एयर की क्वालिटी काफी खराब हो गई है। राजस्थान के कुछ बड़े और छोटे शहरों में गुणवत्ता काफी बिगड़ती गई है और इन सब की जो है वो प्रदूषण नियंत्रण के लिए काफी एक अच्छे से अवसंरचना को तैयार करने की जरूरत है, जिसमें सबसे ज्यादा जो है वो जोधपुर और कोटा है। अब देखिए, आप जानते हैं पर्टिकुलेट मैटर, जो पर्टिकुलेट मैटर होता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो ऐसे पार्टिकल सॉलिड और लिक्विड जो कि एयर में आपको काफी ज्यादा अमाउंट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है चीजें उसमें कुछ कुछ जो है वो देखने को मिली है। और इसमें भी जो है वो दो तरीके के सोर्सेज होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होते हैं, जो अपनी तरीके से पॉल्यूशन को कॉज करते हैं, जैसे कि वुड स्टोव्स, फॉरेस्ट फायर। सेकेंडरी सोर्सेज जो कि गैसेस को उन गैसेस जिनसे कण बन सकते हैं उनका निर्गमन होता है, जैसे कि विद्युत ऊर्जा संयंत्र और कोयले की आग। ठीक है, तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। बाकी इसमें और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि फैक्ट्रीज का, ट्रक्स, कंस्ट्रक्शन साइट से जो है पॉल्यूशन यहाँ पर जो आता है। ठीक है भाई, तो इसमें जो है इसमें PM10, PM2.5 इस तरीके के डायमीटर्स के काफी सारे पर्टिकुलेट पॉल्यूशन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। इसका इम्पैक्ट पता है क्या पड़ता है? सबसे ज्यादा आपको पता है कि जब भी पॉल्यूशन का लेवल यहाँ पर इंक्रीज होने लगता है तो इसकी वजह से हमारे जो है वो श्वसन संबंधी समस्याएं जो है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बढ़ती है, कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स काफी बढ़ते जाते हैं, एलर्जी, इरिटेशन जो है, ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। एलर्जी है, इरिटेशन जैसी चीजें हैं, बढ़ती जाती है ना ये सब। कैंसर और बिल्कुल अचानक से मृत्यु हो जाना टाइम से पहले, तो ये सारी चीजें जो है हमें देखने को मिलती हैं। और कुछ विकासात्मक मुद्दे हैं, लंग की ग्रोथ में होना, पुरानी कंडीशंस के साथ ही नई कंडीशन का मिक्सअप हो जाना, तो ये काफी सारी ऐसी ऐसी चीजें हैं जो हमें उस समय देखने को मिलती हैं। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आपको याद रखना है। लेकिन सरकार ने इन सब को, एयर क्वालिटी जो है हमारी, उसको अच्छा करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, इसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए काफी सारे स्टेप्स भी लिए हैं, जैसे राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, जिसके अंदर इसके लिए अलग से एक जो है सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया। अलग से एक एरियाज बनाए गए जहाँ पे ये सब चीजें की जाती हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक इंडेक्स बनाया गया है, 1 नंबर 1 कलर 1 डिस्क्रिप्शन करके ये सब बनाए गए हैं। तो इस तरीके की चीजें जो है PM10, PM2.5 इस तरीके से जो है वो स्टेप्स को लिया जाए। ठीक है भाई, अगला आर्टिकल है हम लोगों का ड्रोन्स के ऊपर। ये हमारे कुछ MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन्स के ऊपर है और ये वो ड्रोन्स हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री ने यहाँ पर US से इन ड्रोन्स को लेने के लिए अप्रूवल दे दिया है। असल में जो ये जितना भी अप्रूवल होता है वो DAC, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल द्वारा तैयार किया जाता है, जिसके हेड डिफेंस मिनिस्टर होते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर ड्रोन्स के लिए यहाँ पर बोल दिया है। और MQ-9B ड्रोन जो है वो MQ-9 रीपर का ही एक वेरिएंट है, जो कि अधिक ऊंचाई में लंबे समय तक वायु में मौजूद रहने में सक्षम जो है ऐसे ड्रोन होते हैं। ऐसी मिसाइलों से उसमें बना होता है, जिनके जिससे होता क्या है कि दुश्मन के जो ठिकाने होते हैं उसको बहुत सटीकता से साथ नष्ट करने की क्षमता रखवाई जा सकती है। ये USA की एयरफोर्स में जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम द्वारा पूरा तैयार किया गया, जिसके दो वेरिएंट है, स्काई गार्जियन एंड सी गार्जियन। और भारतीय नौसेना जो है वो 2020 से MQ-9B सी गार्जियन का संचालन बहुत तरह से कर रही है। तो आपको ये याद रखना है, ये ड्रोन्स जो है ये हम लोगों ने USA से यहाँ पर ऑब्टेन करने हैं। तो इसका पूरा छोटे छोटे जो फैक्ट्स हैं वो आपके एकदम दिमाग में एकदम फिट होनी चाहिए। ठीक है, इसके फीचर्स वही हैं कि बहुत अच्छा पेलोड कैरी कर सकता है, ये बहुत अच्छी फ्यूल कैपेसिटी रख सकता है, 40,000 फीट से ऊपर भी ऑपरेट कर सकता है। इंडियन आर्मी इसमें पूरी नजर निगरानी भी अच्छे तरीके से रख सकती है, पूरी सर्विलेंस के साथ है ये। ठीक है, ये जो है भूमि समुद्री निगरानी, पनडुब्बी, युद्ध, हर जगह पे पूरा रख सकता है। ये ऑटोमेटिक टेक ऑफ और ऑटोमेटिक लैंडिंग करने में खुद से कैपेबल है, सेल्फ है ये सारी चीजें। ठीक है, और साथ ही साथ इसको हम लोग जो है सिविल एयर स्पेस के साथ भी जोड़ सकते हैं, रियल टाइम सिचुएशन के साथ भी इसको जोड़ करके एक तैयार करा गया है। ये आप पिक्चर देख सकते हैं इसकी। तो ये है MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन, जो अभी हम लोग जो है प्रोक्योर करने वाले हैं। कहाँ से करने वाले हैं? USA से। तो ये वाले पूरे फैक्ट्स भी आप लोगों को दिमाग में एज इट इज रखने हैं। लास्ट आर्टिकल है हमारा सिप्री की बुक। सिप्री क्या चीज है?
स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ईयरबुक 2023 की, जिसमें चीन जो है संभावित रूप से दशक के अंत तक अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र रखने के मामले में अमेरिका या रूस की बराबरी कर सकता है, ये सिप्री का कहना है। सिप्री जो है ये पूरा डिफेंस से जुड़ी हुई सारी जो चीजें हैं उनकी एक रिपोर्ट तैयार करती है, हमें बताती है कि डिफेंस के मामले में कौन कितना यहाँ पर पोटेंशियल रखता है। तो यहाँ पर चाइना जो है, चीन के परमाणु शस्त्रागार का भी विस्तार अभी हाल फिलहाल में हुआ है, चाइना के न्यूक्लियर आर्सेनल का, जो कि काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, ये बताया गया उस रिपोर्ट में कि चाइना के जो वॉर हेड्स हैं वो 350 से 410 कर दिए गए हैं। ऐसे ही आईसीबीएम की क्वालिटी में भी काफी इंप्रूवमेंट आया है, चाहे रशिया हो और यूएस से, उसके मुकाबले चाइना ने काफी ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स का निर्माण किया है। काफी सारी ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो चाइना ने यहाँ पर बनाई है। इंडिया और पाकिस्तान का भी न्यूक्लियर आर्सेनल एक्सपेंशन बताया गया है कि भाई न्यूक्लियर आर्सेनल जो है वो परमाणु का दोनों ने ही यहाँ पर इंप्रूव किया है। दोनों देशों ने 2022 में नए नए प्रकार की चीजों को यहाँ पर किया है। वर्तमान में पाकिस्तान ही भारत का प्राथमिक परमाणु निर्माणक केंद्र बना हुआ है। ग्लोबल न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन में जो है सिप्री ने ये बताया है कि जितने भी 9 ऐसी नेशंस हैं जहां पर न्यूक्लियर प्रोटेक्शन है, जैसे कि यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इजराइल, ये सब अपने वॉरहेड्स को और ज्यादा मॉडर्नाइज करने में जुटे हुए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ग्लोबल लेवल पर परमाणु का भंडारण भी काफी इंक्रीज हुआ है। बैलिस्टिक मिसाइल्स इंडिया ने काफी सारे इंक्रीज भी अपनी करी है। तो ये कुछ पॉइंट्स जो हैं वो इनके द्वारा यहाँ पे बताए गए हैं। और सिप्री की अगर मैं बात करूं तो सिप्री जो है वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरा आर्मामेंट्स, आर्म कंट्रोल, डिसआर्ममेंट 1966 में बनाई गई थी, जिसका पूरा काम है कि जितने भी शस्त्र हैं, सशस्त्रीकरण है, निरस्त्रीकरण है, हर चीज का रिसर्च वर्क, अनुसंधान करने के लिए ये कैपेबल होती है। तो इन सब चीजों के लिए ये पूरा अपना एक डेटा निकालती है। सिप्री उसको ईयर बुक कहते हैं, इन्होंने 2023 का ईयर बुक निकाला है, तो इसको भी एक याद रखिएगा। ठीक है भाई, अगला आता है हमारा एक क्वेश्चन रिवर के ऊपर। रिवर का नाम है रिवर सोनई। ये जो रिवर है सोनई, ये रिवर आसाम में से निकलती है और बराक सिस्टम का ही पार्ट है। ये एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है दुगरी पार विलेज पर। बाराक धूबान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसी के पास में, बाराक और सोनाई नदी के पास बनी हुई। हम लोगों को जो है वो रिवर सोनई को याद रखना है कि ये एक रिवर जो है वो सोनई नदी है, आसाम के रीजन में पड़ती है। बहुत कम इसके बारे में हमने सुना हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना है कि कुछ कुछ रीजन में ये फ्लो करती है बाराक नदी के साथ। ठीक है ना, सोनाई एक जगह का भी नाम है आसाम, वहीं से ना आसपास से रिवर जाती है, वहां से इसका नाम रख दिया गया है। ठीक है भाई, और इसको आप याद रखिएगा, आसाम में है ये, इसलिए इसके सारे फैक्ट्स ठीक लिखे हुआ, ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट आर्टिकल है हमारा जनजातीय खेल महोत्सव 2023 का ऑर्गेनाइज किया गया। 15 जून को ये पूरा ऑर्गेनाइज हुआ था। पहली बार भुवनेश्वर कलिंगा इंस्टीट्यूट में जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है। और ये जो अभी हाल फिलहाल में ये समाप्त हुआ है, जिसमें उड़ीसा के कुछ पुरुष महिलाओं ने अलग अलग यहाँ पर किया है। काफी काफी जगह से लोग आए थे, पूरे इंडिया से ही आए थे बेसिकली। जनजातीय खेल महोत्सव जो है, इसमें खेलों का जश्न मनाया जाता है। जनजातीय खेल और उनकी एकता को बढ़ावा देने के लिए मंच के रूप में काम किया गया है। उड़ीसा की ताकत जो है वो कबड्डी के पूरे गहन तक फैली हुई है, तो वहां पर जितने भी कौशल का प्रदर्शन है वो यहाँ पे किया जाता है। तो इसमें यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए तो कर्नाटका ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था इस पूरी गेम्स में, जनजातीय खेल महोत्सव में। तो अभी प्राइम मिनिस्टर की भी यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट आई थी। उन्होंने बोला कि हमारे खेल जगत में एक बड़ी शुरुआत, वैश्विक स्पर्धाओं में भारत को पहचान दिलाने में जनजातीय खिलाड़ियों की बड़ी भूमिका रही है। ऐसे प्रयासों से देश को इस समुदायों के नए नए टैलेंट मिले। तो इसीलिए ये पूरा एक महोत्सव जो है वो ऑर्गेनाइज किया। हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा, कहाँ पे हुआ है, कौन सी जगह पे हुआ है। तो ये भुवनेश्वर में हुआ है, कलिंगा इंस्टीट्यूट में जो है इसको परफॉर्म किया गया। तो इसको याद रखिएगा, ये सब फैक्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ भाई सबको यहाँ तक? ये पूरे के पूरे आर्टिकल्स जो है मैं आपको बता दूं कि ये जो है इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू दोनों से मिला करके आर्टिकल्स को जोड़ करके लिया गया है। ठीक है, तो जहां जहां पे आपकी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको पूरा ही एक्सप्लेन कर दिया। आप सभी लोगों को ये पूरे के पूरे फैक्ट्स एग्जैक्ट इसी तरीके से दिमाग में रखने हैं और याद रखने। ठीक है भाई, यहाँ तक कंप्लीट कीजिएगा। ये थे आपके पूरे आर्टिकल्स।
यहाँ तक कंप्लीट करना। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर।